Last time there were two major questions that were asked. दो questions पूछे गए थे and आप लोगों को सबसे पहले बताएं मेरी आवाज जा रही है? Are you able to hear me all? Fine, fine. Sarthak and Araki have shown me thumbs up and I hope everybody else is also getting. सबको दूसरों को भी आ रही होगी, मैं ऐसा मानता हूँ. ठीक है, okay, okay, okay. Yash and Hardik also. ठीक, fine. So what I do is कि I am now let us start with it. ठीक है. Last time दो questions मुझसे पूछे गए थे. I was asked about two major questions. कि एक question मुझसे last time ये पूछा गया था कि डिसोल्यूशन अकाउंट डिसोल्यूशन के समय हम रियलाइजेशन अकाउंट जो बनाते हैं उससे अकाउंट्स क्लोज कैसे हो जाते हैं. एक चीज को समझिएगा. दूसरा क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था कि हम रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों नहीं यूज कर लेते. व्हाई डू वी मेक रियलाइजेशन अकाउंट. एडमिशन में रिटायरमेंट पे हम जो है ठीक है. मैं आपसे क्या कह रहा था, मुझसे दो क्वेश्चंस पूछे गए थे. एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि हम रियलाइजेशन अकाउंट क्यों बनाते हैं डिसोल्यूशन के समय, नंबर 1. दूसरा क्वेश्चन मुझसे ये पूछा गया था कि हम जब किसी अकाउंट का बैलेंस रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो मैंने आपसे कहा था कि वो अकाउंट क्लोज हो जाता है. तो वो अकाउंट क्लोज कैसे हो जाता है. हम जो काम रियलाइजेशन अकाउंट बना के कर रहे हैं डिसोल्यूशन में, हम रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों नहीं बना सकते. एक ये पूछा गया था. तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं. इसको समझाने के लिए मैं आपको बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट पे लेके जा रहा हूँ. बहुत बेसिक स्टैंडर्ड इस 11th के कॉन्सेप्ट पे लेके जा रहा हूँ. तो इसलिए आप इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और कहीं कोई डाउट आए तो प्लीज डू आस्क मी. तो मुझे मालूम पड़ेगा कि वो चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही. तो हम उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं. और मेरा ये चैलेंज है कि इतने बेसिक लेवल पे कोई आपको नहीं समझाएगा. तो इसलिए ये हमारी जो एक्सरसाइज है ये फ्रूटफुल तब होगी जब आप क्वेश्चंस पूछेंगे मेरे से, है ना. जब आप मुझसे पूछेंगे कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, अगर कहीं पे भी कोई डाउट आएगा तो पूछिए. और कहीं पे भी कुछ लगे तो आप मुझे रोकिए उस पे और मुझे पूछिए उस क्वेश्चन को. ठीक है. मैं आपको समझाने की कोशिश उस चीज को करने की कर रहा हूँ. मैंने एक एजम्पशन लिया है कि इतना आपको आता होगा, लेकिन अगर कहीं पे भी आपको लगे कि नहीं सर ये चीज नहीं समझ में, ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो भी आप पूछ लें. तो जब हम उतर ही रहे हैं उसने बेसिक पे, तो हम उसको और अच्छे से समझ के चले. और एक बार ये चीज आपके एकदम समझ में आ जाएगी तो आप किसी भी लेवल पे, चाहे आप सीए कर रहे हो, चाहे आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, चाहे एमबीए कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कभी भी आप डिसोल्यूशन को समझोगे तो आप डिसोल्यूशन को बहुत अच्छे से समझ पाओगे. तो इसलिए आप इसको जो है बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए इस लेवल पे. अभी हम जब कर रहे हैं और मैं उस लेवल पे आपको समझा रहा हूं तो आप उसको समझने की कोशिश करें. सो आई टेक अप दिस नाउ. ये मेरा डिसोल्यूशन का एक छोटा सा पीपीटी. हम इसको देखते हैं कि कैसे ये चीज हो रही है. ठीक है. और इस पे जो हमसे जो क्वेश्चन दो थे वो यही थे, जैसे मैंने आपको बताया कि हम अकाउंट्स क्लोज करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट हम क्यों बना रहे हैं, वगैरह वगैरह. देखिए मैंने आपसे एक चीज पहले कही थी कि जब भी हम डिसोल्यूशन का कोई क्वेश्चन करते हैं हमारे पास बैलेंस शीट होना जरूरी है. वी नीड टू हैव अ बैलेंस शीट. बिना बैलेंस शीट के काम नहीं होगा. बैलेंस शीट तो हमारे पास होगी ही होगी, ये मैंने आपसे कहा था. मैंने आपसे ये बताया था कि अगर कोई बिजनेस एग्जिस्ट कर रहा है तो उसकी बैलेंस शीट है. और बहुत टेम्पररी ऐसा होगा कि बैलेंस शीट नहीं होगी. भाई बिजनेस ने, एक ओनर, बहुत छोटा सा कोई बिजनेस है, उसने, एक ओनर ने 5,000 रुपए बिजनेस को दिए, 5,000 का सामान लाया, 5,000 का सामान ला के उसने मान लीजिए 6,000 में बेच दिया. 6,000 में बेच के उसको जो पैसे मिले, 1,000 रुपए प्रॉफिट, और जो अपनी कैपिटल 5,000 लगाई थी उसने वो वापस बिजनेस से निकाल लिया. फिर जब अगली बार वो बिजनेस करने जा रहा है तो फिर उसने 5,000 रुपए निकाले, कुछ सामान खरीदा और उसको बेच दिया, जो पैसा आया वो रख लिया. और जो तो ऐसा टेम्पररी होता है. नॉर्मली बिजनेसेस में क्या होता है कि उसकी कुछ कैपिटल होगी, कुछ लगाया होगा, कुछ स्टॉक होगा, कुछ फर्नीचर होगा, कुछ कुछ ऐसा, कुछ तो डेटर्स होंगे, कुछ बैंक बैलेंस, कुछ कैश बैलेंस, कुछ लायबिलिटी, थोड़ा बहुत होता है. लायबिलिटी चलो नहीं भी है कोई बात नहीं. एक बिजनेस है कंप्लीटली डेट फ्री है. डेट फ्री मतलब कोई लोन नहीं, सिर्फ कैपिटल है. तो उस केस में कैपिटल है तो एसेट्स है. तो ये सारी चीजें बिजनेस में हमेशा रहती है. तो आपको पहले तो ये समझना है कि हर बिजनेस के अंदर कुछ ना कुछ एसेट्स हो, मतलब उसकी बैलेंस शीट होगी. ये समझना है आपको. ये तो एक नॉर्मल सी बात है. ठीक है. अब मैं क्या देख रहा हूं, अब मैं दूसरी चीज पे आता हूं. मान लीजिए मैंने एक और, अब बैलेंस शीट आपकी
ये एक बैलेंस शीट है, वही बैलेंस शीट जो मैंने पीपीटी दिखाई थी, सेम बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट है। आपने 11th में पढ़ा हुआ है कि हमारे बैलेंस शीट में जो भी बैलेंसेस होते हैं वो अकाउंट्स, लेजर अकाउंट्स हमारी बुक्स में एग्जिस्ट करते हैं। आपने 11th में पढ़ा हुआ है कि जैसे परचेज अकाउंट है, परचेज अकाउंट हमारा क्लोज हो जाता है, हम ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, तो इसलिए परचेज अकाउंट बैलेंस शीट में नहीं आता है, क्योंकि जब बैलेंस शीट हम बना रहे होते हैं उससे पहले परचेज अकाउंट क्लोज हो जाता है, सेल्स अकाउंट क्लोज हो जाता है, सैलरी अकाउंट क्लोज हो जाता है, रेंट अकाउंट क्लोज हो जाता है, डिस्काउंट अकाउंट क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो ये कई सारे अकाउंट्स हमारे क्लोज हो जाते हैं, तो ये बैलेंस शीट में नहीं आते। बैलेंस शीट में कौन से अकाउंट आते हैं? जिनका बैलेंस 1 साल से नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर होता है। तो जो बैलेंस शीट के अंदर, यहाँ जो आप स्क्रीन पे बैलेंस शीट देख रहे हैं, इसमें ए और बी पार्टनर्स की बैलेंस शीट है। ये बैलेंस शीट है 31 मार्च, इसमें ईयर गलत दिया है मैंने, ये 31 मार्च 2020 है, मैंने ये डेट, मुझे 2020 चाहिए। ये 31 मार्च 2020 की बैलेंस शीट है, और इस बैलेंस शीट के अंदर मैंने हर वो आइटम लेने की कोशिश की है जो कि डिसोल्यूशन के केस के अंदर थोड़ी अलग अलग टाइप के आइटम्स है। इसके अंदर कैश और बैंक का बैलेंस है, स्टॉक है, बुक डेट्स है, मतलब डेटर्स है 50,000 के, और फर्म ने प्रोविजन बना रखा है 1800 का। प्लांट मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, गुडविल, ए ने फर्म से लोन लिया है, ए का लोन एसेट साइड में आ रहा है, तो फर्म ने ए को लोन दिया है, ठीक है, फर्म ने ए को लोन दिया है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी दिया हुआ है। लायबिलिटी साइड में ट्रेड क्रेडिटर्स है, बीज लोन लायबिलिटी साइड दिया हुआ है, बी का लोन, बी भी पार्टनर है और बी ने फर्म को लोन दिया है, लायबिलिटीज में आ रहा है तो बी ने फर्म को लोन दिया है। लोन फ्रॉम मिसेस बी, मिसेस बी कौन है? मिसेस बी पार्टनर नहीं है, यहाँ पे ए और बी पार्टनर है, लेकिन मिसेस बी आउटसाइडर हुई, उन्होंने भी लोन दिया फर्म को। रिजर्व्स है, बैंक का लोन है, और ए और बी की कैपिटल है। तो दिस इज अ बैलेंस शीट। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि बैलेंस शीट में जितने भी बैलेंसेस आते हैं, वो सारे बैलेंसेस कौन से बैलेंसेस होते हैं? वो सारे बैलेंसेस वो होते हैं, वो सारे अकाउंट्स हमारी बुक्स में एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं, एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये सारे बैलेंसेस हमारे बुक्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, ये सारे बैलेंसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो अगर मैं इनके लेजर अकाउंट्स बनाऊं, तो हमारा लेजर अकाउंट कुछ ऐसा होगा। कैश एंड बैंक में 12,000 रुपए है, तो लेजर में हमारे पास कैश और बैंक का अकाउंट होगा, और उसके बैलेंस के अंदर डेबिट में 12,000 रुपए आ रहे होंगे। हमारे पास स्टॉक का अकाउंट भी होगा, जिसके डेबिट में 54,800 आ रहे हैं, क्योंकि बैलेंस शीट में स्टॉक 54,800 का। यहाँ का देखिए, इसका आप समझिएगा डेटर्स में क्या हो रहा है, ये सिचुएशन को ध्यान रखिएगा, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, ये आपको हो सकता है उसमें भी हेल्प कर जाए, रिकॉन्स्टिट्यूशन में। अगर बैड डेट्स, सॉरी बुक डेट्स, हमारे डेटर्स 50,000 के और प्रोविजन 1800 का है, और नेट अमाउंट 4800 आ रहा है, तो लेकिन ये दो अलग अलग अकाउंट है, इनको दिखाया हमने एक साथ है। तो लेजर में क्या होगा? लेजर में डेटर्स का अकाउंट अलग होगा और प्रोविजन का अकाउंट अलग होगा। डेटर्स का डेबिट बैलेंस 50,000 होगा और प्रोविजन का क्रेडिट बैलेंस 1800 होगा। फिर हमारे पास प्लांट मशीनरी होगी 55,000 की, डेबिट बैलेंस 55,000 की प्लांट मशीनरी। फिर हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000 का डेबिट बैलेंस, तो लैंड एंड बिल्डिंग का डेबिट बैलेंस 1,20,000। क्योंकि बैलेंस शीट में है तो ये सारे बैलेंसेस हमारी बुक्स में होंगे, और एसेट्स जितने आइटम है इनके सबके डेबिट बैलेंस होंगे, और लायबिलिटीज के, रिजर्व्स के, प्रोविजंस के क्रेडिट बैलेंस होंगे, ठीक है, कैपिटल के क्रेडिट बैलेंस होंगे। तो गुडविल अकाउंट डेबिट बैलेंस 15,000, ए का लोन 10,000 का, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 10,000। तो गुडविल 15,000, ए का लोन 10,000 का, डिफरेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 10,000 का। तो ये हमारी सारी एसेट साइड के जितने आइटम्स है, इंक्लूडिंग प्रोविजन। प्रोविजन का क्रेडिट बैलेंस होता है, प्रोविजन लायबिलिटी साइड का आइटम है, लेकिन हम एसेट्स में लेस करके दिखाते हैं, तो इसलिए इस प्रोविजन का तो क्रेडिट बैलेंस होगा, इस प्रोविजन का क्रेडिट बैलेंस होगा, लेकिन बाकी सारी एसेट्स का डेबिट बैलेंस होगा। तो ये मैंने सारी एसेट्स आपके सामने बना दी। अब आ जाए लायबिलिटी साइड में, ट्रेड क्रेडिटर्स 20,000 की है, और उसके बाद बी का लोन है 15,000 का। फिर इसके बाद मिसेस बी का भी लोन है 15,000 का, तो बी का लोन है 15,000 का, मिसेस बी का लोन है 15,000 का, ट्रेड क्रेडिटर्स 20,000 के, रिजर्व 10,000 के, और बैंक लोन 25,000 के, और 1,50,000 ए की कैपिटल, 90,000 बी की कैपिटल। तो ये सारे अकाउंट्स मैंने यहाँ पे भी बना दिए। ट्रेड क्रेडिटर्स का क्रेडिट बैलेंस 20,000, बी का लोन 15,000, मिसेस बी का लोन 15,000, बैंक लोन 25,000, रिजर्व्स 10,000, ए की कैपिटल 1,50,000 और बी की कैपिटल 90,000। तो जितने भी बैलेंस शीट के अंदर बैलेंसेस दे रखे हैं, ये उन सबके
लेजर अकाउंट्स हैं। ठीक है, तो मैंने अभी तक आपसे दो बातें की। मैंने आपसे ये कहा कि बैलेंस शीट के अंदर जितने भी आइटम्स होते हैं, ये सारे आइटम्स का हमारे लेजर में अकाउंट होता है। ये अकाउंट वो होते हैं जो एक साल से नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर होते हैं। ये अकाउंट अभी तक क्लोज नहीं हुए हैं। ठीक है, ये अकाउंट्स अभी तक हमारे क्लोज नहीं है और ये सारे अकाउंट्स हमारे नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर होते हैं। ये लेजर अकाउंट्स में ये सारे अकाउंट एग्जिस्ट करते हैं। और मैंने आपसे एक चीज और कही कि हर बिजनेस का एक बैलेंस शीट होता है। हर बिजनेस की बैलेंस शीट होती है। बैलेंस शीट में आइटम कौन से हो ये वेरी करता है, लेकिन हर बिजनेस की एक बैलेंस शीट होती है। बैलेंस शीट नहीं है तो मतलब वो बिजनेस उस समय एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो इसके अंदर ये तो जो दो बातें जो मैंने अभी आपको कही हैं, इन दोनों में किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछिए मेरे से। Anybody has any questions from this? Do ask. Is that okay? Is that fine? Can I proceed now? ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो मैं मान के चल रहा हूँ कि भाई ठीक है। तो अब आपका एक क्वेश्चन ये था कि हम इसको क्लोज कैसे करते हैं, हमको क्लोज कैसे करना। अभी आप डिसोल्यूशन को थोड़ी देर के लिए साइड में रखिए, हम क्लोज कैसे करते हैं मैं उसकी बात करता हूँ। अभी तक हमारे पास अगर मुझे कोई एसेट, जैसे नॉर्मली हमारी एंट्रीज क्या होती थी, आपने पढ़ी हुई है ना, इसमें कोई नई बात नहीं है। 11th में आप पढ़ते हैं, मेरे पास स्टॉक है 54,800 का। सपोज ये मैंने स्टॉक जल्दीबाजी में, मुझे फर्म डिसॉल्व करना है, मैंने कुछ ग्राहक वगैरह ढूंढे और मेरा ये स्टॉक 52,000 में बिक गया, तो मैं इसकी एंट्री क्या करूंगा? ये सेल्स नहीं है, स्टॉक बेचा है ना जल्दी में। तो स्टॉक बेचा है तो मेरी एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट 52,000, लॉस ऑन स्टॉक अकाउंट डेबिट 2,800 टू स्टॉक। यही एंट्री होती है स्टॉक बेचने की। ठीक है, यही एंट्री होगी। स्टॉक क्रेडिट हो जाएगा, कैश बैंक डेबिट हो जाएगा और डिफरेंस लॉस का डेबिट हो जाएगा। दूसरा ट्रांजेक्शन मैंने लिया है कि जो हमारे डेटर्स हैं 50,000 के, उनको हमने कहा भाई पेमेंट हमें जल्दी कर दो, है ना, हमको फर्म डिसॉल्व कर रहे हैं, आप पेमेंट जल्दी कर दीजिए। हमने किसी को कुछ डिस्काउंट दिया, किसी को कुछ डिस्काउंट दिया, ऑन एन एवरेज मान लीजिए हमको 10% का डिस्काउंट देना पड़ा और वो पेमेंट हमको मिल गया। तो हमारी इसकी एंट्री क्या बनेगी? हमारी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट 45,000, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स 50,000। ये मैं आपको जनरल एंट्रीज बता रहा हूँ, अभी मैं डिसोल्यूशन स्पेसिफिक एंट्रीज नहीं बता रहा हूँ। ये मैं वो एंट्रीज बता रहा हूँ जो नॉर्मली हम करते आए हैं और जिसके अंदर आप बहुत क्लियर है कि एंट्रीज होती हैं, तो हम वो एंट्रीज कर रहे हैं। ठीक है, फिर हम और आगे चले। एक प्लांट मशीनरी है हमारे पास 55,000 की बैलेंस शीट में, एक पे हम प्रॉफिट ले लेते हैं। सपोज 55,000 की प्लांट मशीनरी हमने 5,000 के प्रॉफिट में बेच दी। तो प्रॉफिट में जब हम बेचते हैं तो हमारी एंट्री क्या बनती है? कैश अकाउंट डेबिट 60,000, प्लांट एंड मशीनरी क्रेडिट 55,000, गेन ऑन प्लांट 5,000। तो 5,000 का गेन हो गया। फिर हमारे पास कुछ क्रेडिटर्स, अब क्रेडिटर्स का भी एक लायबिलिटी साइड का भी आइटम ले लेते हैं। हमारे पास क्रेडिटर्स हैं 20,000 के, हमने इनको भी पेमेंट किया। सपोज ये जो हमारे क्रेडिटर्स थे, इनको पेमेंट हमें थोड़े टाइम बाद करना था, 1 महीने बाद करना था, हमने इनको अभी पेमेंट कर दिया, तो इन लोगों ने हमें कुछ डिस्काउंट दिया, तो हमने जब क्रेडिटर्स का पेमेंट किया तो हमने क्या एंट्री की? हमारी एंट्री हुई ट्रेड क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 20,000 टू कैश 18,500 टू डिस्काउंट रिसीव्ड 1,500। तो ये हमारी एंट्री हुई। अब हम क्या देख रहे हैं? अब हम ये देख रहे हैं कि अब हम देखते हैं कि इन एंट्रीज करने से हमारे लेजर अकाउंट्स में क्या हो रहा है। मैंने पहली एंट्री ले रहा हूँ स्टॉक, कैश अकाउंट डेबिट 52,000, लॉस ऑन स्टॉक डेबिट टू स्टॉक 54,800। तो स्टॉक अकाउंट में क्या होगा? स्टॉक अकाउंट के अंदर जब मैं बेचूंगा तो मैं यहाँ पे करूंगा बाय कैश 52,000 एंड मैं यहाँ लिखूंगा बाय लॉस से 2,800। तो इससे क्या हुआ? इस एंट्री करने से, ये एंट्री करने से ये मेरा स्टॉक खत्म हो गया और मेरा अकाउंट, स्टॉक का अकाउंट क्लोज हो गया। मैं इसको कहता हूँ लॉस, जगह नहीं है, लॉस लिख देता हूँ बस। ठीक है, तो ये 54,800 ये अकाउंट डेबिट साइड का टोटल और 54,800 क्रेडिट साइड का। ये मेरा स्टॉक अकाउंट क्लोज। इस स्टॉक अकाउंट के अंदर अब मेरा कोई भी बैलेंस नहीं बचा है, ये अकाउंट मेरा क्लोज हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं डेटर्स के। ये तो वही फर्म के बंद करने के टाइम ना, अगर स्टॉक बचा ही ना हो तो? नहीं, अगर स्टॉक नहीं तो अकाउंट ही नहीं होगा लेजर के अंदर।
मैंने आपको बैलेंस शीट दिखाई अभी, मैंने कहा बैलेंस शीट है फर्म के पास, बैलेंस शीट में मैंने स्टॉक अकाउंट दिया हुआ है, इसका मतलब उनके फर्म के पास स्टॉक है, अगर नहीं है तो ये अकाउंट ही नहीं बनेगा फिर, ठीक है सर है ना। मैंने आपको क्या एज्यूम किया, मैंने एज्यूम किया कि बिजनेस के पास स्टॉक है, अगर स्टॉक है और उन्होंने लमसम में बेच दिया तो बेचने के बाद अकाउंट क्लोज हो जाएगा। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर नॉर्मल केस के अंदर, डिसोल्यूशन की बात छोड़ दे, नॉर्मल केस के अंदर कोई भी बिजनेस अपनी एसेट को बेचता जाता है तो कैसे वो अकाउंट बंद होते जाते हैं, मैं वो बात कर रहा हूं। अभी फिर मैं डिसोल्यूशन पे आऊंगा। अब हमारे पास यस डेटर्स सर है ना, 50,000 के डेटर्स हैं। अभी डेटर्स को जब हम पेमेंट, हमने डेटर्स की एंट्री क्या की थी, डेटर्स को जब हम पेमेंट किया था कैश अकाउंट डेबिट 45,000, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, हमने डिस्काउंट दिया था 5%, डेटर्स 5,000 और 2 डेटर्स को। अब ये डेटर्स के अकाउंट में क्या होगा, डेटर्स के अकाउंट के अंदर क्रेडिट में मैं लिखूंगा बाय कैश 45,000, मैं यहाँ लिखूंगा बाय डिस्काउंट 5,000, इस हिसाब से ये 50,000 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा डेटर्स अकाउंट हो गया, ये 54,000, तो डेटर्स अकाउंट भी मेरा क्लोज हो गया। तो मेरा डेटर्स अकाउंट भी क्लोज हो गया, मेरा स्टॉक अकाउंट भी क्लोज हो गया। तो ये एक एक करके मेरे अकाउंट नॉर्मल कोर्स में क्लोज होते जाएंगे। 2 अकाउंट और हैं, हम उनकी भी बात कर लेते हैं, 2 एंट्रीज की, फिर हम आगे बढ़ते हैं। प्लांट मशीनरी जब मैंने बेची 55,000 की प्लांट मशीनरी मैंने 60 में बेची। कैश अकाउंट डेबिट 60,000 टू प्लांट मशीनरी टू गेन ऑन सेल। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, तो मैं प्लांट मशीनरी अकाउंट में जब जाऊंगा तो प्लांट मशीनरी को जब बेचूंगा तो मैं यहाँ फिर लिख रहा हूँ बाय कैश 60,000, और यहाँ पे गेन हो गया तो मेरा यहाँ पे मैंने लिख दिया टू गेन। तो ये वो एंट्रीज हैं जो आपका क्वेश्चन जो था कि हमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाने से हमको क्या फायदा, हम क्यों बना रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। अब आप तो हाँ, अब आप ये देखिए कि हम अगर नहीं बनाते तो हम कौन सी एंट्री करते हैं, ऐसी तो करते हैं एंट्रीज। मैंने कहा रियलाइजेशन अकाउंट बनाया, अभी तो एसेट बेचते जा रहा हूँ, कोई रियलाइजेशन अकाउंट नहीं बनाया मैंने। लेकिन जब हम बिना रियलाइजेशन अकाउंट के बेच रहे हैं तो ये हो रहा है, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ जो हम अभी तक करते आए हैं, है ना, वही चीज। फिर मेरी क्या चीज है, क्रेडिटर्स अकाउंट। क्रेडिटर्स अकाउंट 20,000 के थे, मैंने 18,500 का उनको पेमेंट किया। तो जब मैं क्रेडिटर्स को 18,500 का पेमेंट करूंगा तो मैं यहाँ लिख दूंगा टू कैश 18,500, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा टू डिस्काउंट 1,005, ये हो गया। तो ये अकाउंट भी मेरा क्लोज हो गया, तो ये आ गया 20,000। So this is how my creditors account, my debtors account, my plant machinery account, all these accounts are closed in the normal course. लेकिन एक चीज समझनी है आपको, इस सिस्टम के अंदर ये जो एंट्रीज हम अभी तक करते आए हैं और अभी तक करते रहे, 11th में भी हमने की, और हम नॉर्मल कोर्स में तो ये करते हैं। इस केस में ये अकाउंट्स हमारे खुल गए हैं, लॉस ऑन स्टॉक अकाउंट खुल गया एक नया, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट खुल गया नया, फिर दूसरी एंट्रीज में गेन ऑन प्लान अकाउंट नया खुल गया, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट खुल गया। तो हम इसकी भी एंट्री हमें करनी पड़ेगी। अकाउंट में मैं आपको दिखाता हूँ, मेरी पहली एंट्री क्या थी, लॉस स्टॉक डेबिट टू स्टॉक। तो लॉस स्टॉक के अंदर जो मेरा खुल गया एक नया अकाउंट खुला, अभी तक तो था ही नहीं, बैलेंस शीट में था ही नहीं, अभी नया खोल दिया हमने टू स्टॉक करके। इस अकाउंट को 2,800 से ये डेबिट हो गया। अब इस अकाउंट को बंद करेंगे, हम देखते हैं एक एक करके। दूसरा, जब हमने डेटर्स को पेमेंट किया तो 5,000 से डेटर्स अकाउंट खुल गया, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट खुल गया, तो टू डेटर्स, ये 5,000 से हमारा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट खुल गया। नेक्स्ट के अंदर हमने ये प्लांट मशीनरी बेचा था, प्लांट मशीनरी के अंदर 5,000 का गेन हुआ था, तो ये हमारा गेन का अकाउंट खुल गया था, गेन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। तो मैंने यहाँ लिख दिया बाय कैश, चलिए लिख लेता हूँ, 5,000 का गेन हुआ था प्लांट मशीनरी। फिर मेरे को डिस्काउंट अलाउड क्रेडिटर्स को दिया था पेमेंट, तो हमने डिस्काउंट मिला था क्रेडिटर्स से, अभी मैंने एंट्री दिखाई थी आपको, ये क्रेडिटर्स को पेमेंट किया 20,000 का, डिस्काउंट 1,500 का मिला। तो मैं यहाँ पे अगर डिस्काउंट रिसीव के अंदर बाय कैश अकाउंट डेबिट, ओके क्रेडिटर्स, ठीक है, यहाँ पे आएगा कैश क्रेडिटर्स का, ये 1,500 का हमें डिस्काउंट मिला। अभी हमने क्या देखा,
मैं आपसे जो बात कह रहा हूं अभी, मैंने आपको बात में आप चीज को समझे थोड़ा सा। मैंने जो आपको चीजें दिखाई थी अभी, मैंने इस एंट्रीज में आपको ये अकाउंट्स खोले थे। कौन कौन से एंट्रीज की थी, किन किन अकाउंट्स को बंद करने की एंट्रीज की थी। मैंने स्टॉक को सेल किया, मैंने डेटर्स से पेमेंट लिया, प्लांट मशीनरी बेची और मैंने क्रेडिटर्स को, ये 4 एंट्रीज की थी। तो मेरे ये 4 अकाउंट्स तो बंद हो गए, इनको तो बेच दिया, पेमेंट ले लिया, ये 4 अकाउंट। लेकिन इनकी जगह एक 4 नए अकाउंट खुल गए, जैसे गेन ऑन प्लांट खुल गया, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट खुल गया, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट खुल गया, लॉस ऑन स्टॉक अकाउंट खुल गया, ये 4 अकाउंट खुल गए। ये सारे वो अकाउंट्स हैं जो पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर होने वाले हैं। लॉस और प्रॉफिट के अकाउंट है, ये कोई एसेट लायबिलिटी के अकाउंट नहीं है। तो इनको बंद करने के लिए मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनको मुझे ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो मैं अब आगे चलता हूं, मेरे पास ये जो 4 नए अकाउंट्स खुले हैं, मुझे इनको बंद करना है, इसको बंद करना। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, बाय पार्टनर्स कैपिटल। यहाँ पे भी मैं लिखूंगा पार्टनर कैपिटल, लिख देता हूँ शॉर्ट में, बाय पार्टनर्स कैपिटल। तो ये अकाउंट मेरा बंद हो जाएगा, इसको भी मैं बाय पार्टनर्स कैपिटल ट्रांसफर करूंगा। $5,000 से ये अकाउंट भी बंद हो जाएगा। इसी ढंग से मैं आगे चलूंगा तो ये गेन को भी ट्रांसफर करूंगा मैं पार्टनर्स कैपिटल में, ये अकाउंट बंद होगा। मतलब ये सारे अकाउंट्स पार्टनर कैपिटल में जा रहे हैं। तो आप देखिए पार्टनर्स कैपिटल में कितनी सारी एंट्रीज होती जा रही है। ये डिस्काउंट भी पार्टनर्स कैपिटल में जा रहा है। ऐसे ही जाके सारे अकाउंट्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाके मर्ज होंगे। तो ये पार्टनर्स कैपिटल के अंदर मैं क्या लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा बाय गेन, बांटूंगा पार्टनर्स को। यहाँ लिखूंगा बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, बांटूंगा पार्टनर्स को। ये डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्लोज करना है। यहाँ पे मैं लिखूंगा टू डिस्काउंट अलाउड, बांटूंगा मैं पार्टनर्स को, डिस्काउंट जो दिया था डेटर्स को। यहाँ मैं लिखूंगा टू लॉस ऑन स्टॉक, बांटूंगा पार्टनर्स को। ये तो भैया 4 ही एसेट है, अभी तो ढेर और भी कितनी सारी एसेट है। तो ये सारी कैपिटल अकाउंट के अंदर अलग अलग एंट्री हो रही है, इसका एक तरीका है। अब मैं ऐसा क्यों नहीं करूं कि एक अकाउंट बना लूं अलग से, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, क्या करोगे उस अकाउंट का वो भी बताता हूं। ये नॉमिनल अकाउंट, अब मैं इसको रियलाइजेशन अकाउंट बोलूं या रिवैल्यूएशन अकाउंट बोलूं, कुछ भी बोलूं, मैं क्या करूं, सारे प्रॉफिट इसके अंदर इकट्ठा कर लूं एक साथ। गेन ऑन प्लांट लिख दिया मैंने, नहीं गेन ऑन प्लांट 5,000 था, हाँ गेन ऑन प्लांट लिख दिया मैंने इसके अंदर। डिस्काउंट रिसीव्ड इसके अंदर लिख दिया मैंने, डिस्काउंट रिसीव्ड मुझे याद नहीं आ रहा, 1800 था या 1500 था, जो भी था, है ना, ये लिख दिया। इसके अंदर लॉस ऑन स्टॉक लिख दिया मैंने, कितना था लॉस ऑन स्टॉक, 2800 का था। इसके अंदर मैंने डिस्काउंट अलाउड लिख दिया मैंने, डिस्काउंट अलाउड वाज आई थिंक कि मैंने कितना दिया था, 5,000 का दिया था, 10%, हाँ ये दिया। ये सब मैंने लिख दिया। और मैं अब इसका नेट अमाउंट निकाल लूं, नेट प्रॉफिट लॉस निकाल लूं। नेट प्रॉफिट लॉस कितना, क्रेडिट साइड का टोटल 7,500 आ रहा है, इधर आ रहा है, तो यहाँ पे नेट लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे मैं पार्टनर्स कैपिटल करके निकाल लूं अमाउंट, और यहाँ पे ए और बी को बांट दूं, खत्म। कितना 300 का लॉस आ रहा है, 300 लिखा। मान लो पार्टनर्स इक्वल पार्टनर्स हैं, तो 150 बांट। जब मैं ये अकाउंट बनाता हूं, इसको कोई भी नाम दूं, नाम अभी मत जाइए नाम पे, इसको कोई भी ऐसा अकाउंट अगर मैं कोई बनाता हूं, तो मुझे पार्टनर्स कैपिटल में इतनी सारी अलग अलग एंट्रीज करने की जरूरत नहीं है। और मैं कब तक कितनी बार करता रहूंगा, क्योंकि मैंने आपको रियल लाइफ में बताया था, रियल लाइफ में सारी एसेट्स लायबिलिटीज एक साथ नहीं होती है ना। और मैं ये अकाउंट बनाता जाऊं, इसके अंदर प्रॉफिट लॉस इकट्ठा करते जाऊं सब एसेट्स का, फिर नेट अमाउंट निकाल लो। 300 रुपए का लॉस हो रहा है, 150 रुपए देना है, तो मैं यहाँ पे टू नॉमिनल अकाउंट ही लिख रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी उस अकाउंट का नाम डिसाइड नहीं किया क्या दब। और ये यहाँ पे मैंने 150 लिख दिया। तो मुझे कैपिटल अकाउंट के अंदर हर प्रॉफिट लॉस को अलग अलग भेजने की जरूरत नहीं। सस्पेंस अकाउंट भी तो
हम नहीं, मैंने बोल सकते हैं। मैंने यही कहा, मैं इस अकाउंट को कुछ भी नाम दे सकता हूँ। मैं इसको सस्पेंस अकाउंट बोल सकता हूँ, मैं इसको रियलाइजेशन अकाउंट बोल सकता हूँ, मैं इसको रिवॉल्यूशन अकाउंट बोल सकता हूँ, कुछ भी बोल सकता हूँ। वो अलग बात है। नाम की बात, नाम हम बाद में देखेंगे, नाम पे मत जाइए, पहले इस अकाउंट का यूज क्या है वो समझिए। नाम क्या देना है वो हम देख लेंगे, ठीक है? तो बना सकते हैं, लेकिन और ये पहले हम ये देखें ये अकाउंट का यूज क्या, और ये अकाउंट बनाने में हमें कोई फायदा है कि नहीं, पहले हम ये समझने की कोशिश करें। नाम तो कुछ भी रख लेंगे, वो कोई खास बात नहीं, ठीक है? तो ये हमने अकाउंट बना लिया, और लेकिन इस अकाउंट के अंदर हमने जितनी भी एसेट्स लायबिलिटीज हैं उनको बेचने से जो भी प्रॉफिट लॉस हो रहा है उसको इकट्ठा करते गए। प्रॉफिट प्रॉफिट हम क्रेडिट में लिखते गए, नॉमिनल अकाउंट है तो प्रॉफिट क्रेडिट होगा, और लॉसेस को हम डेबिट करते गए। और उसके बाद में हमने क्या देखा कि इनका नेट अमाउंट निकाल लिया, नेट अमाउंट डिफरेंस जो आया वो एक साथ मैंने कैपिटल अकाउंट में लिख दिया। तो मुझे हर एसेट का प्रॉफिट लॉस अलग लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब आप मुझे ये बताइए, क्या ऐसा कोई अकाउंट बनाने में हमें फायदा है कि नहीं है, या हम ऐसा अकाउंट बनाए नहीं, हर एसेट लायबिलिटी का प्रॉफिट लॉस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अलग अलग लिखने में ही हमें फायदा है? बोलिए। सर अकाउंट बनाने में। हाँ हार्दिक, क्या कह रहे हो? अकाउंट बनाने में फायदा है ना? यस सर। यस सर। बस यही बात करें। तो अब हमें अकाउंट बनाने में फायदा, अब ये बात तो आपको सबको समझ में आ गई है कि हमें जब भी हम डिसॉल्व कर रहे हैं, एसेट्स लायबिलिटीज को बेच रहे हैं, तो अगर एक ऐसा अकाउंट बना लिया जाए जिस अकाउंट के अंदर सारा प्रॉफिट लॉस अलग अलग एसेट्स लायबिलिटीज का, क्योंकि ये तो मैंने एक छोटा सा टेबल दिया है। मैंने आपसे लास्ट टाइम कहा था कि एक बिजनेस के अंदर प्लांट हो सकता है बहुत बड़ा प्लांट हो, और वो प्लांट एक साथ नहीं बिकेगा, उसके टुकड़े टुकड़े बेचने पड़ेंगे। पहले एक हिस्सा बेचा है ना, उसके अंदर एक मशीन बेची, वो किसी को बेची, उसका एक स्ट्रक्चर किसी को बेचा, फिर दूसरा स्ट्रक्चर किसी को बेचा। बिल्डिंग बड़ी है, लैंड के 4 टुकड़े करके बेचने पड़ रहे हैं, फर्नीचर भी अलग अलग 10 लोग। तो कितना, इट इज नॉट इजी थिंग। जितना बड़ा बिजनेस होगा उसको उतनी ज्यादा प्रॉब्लम आएगी अपनी एसेट्स लायबिलिटीज का। स्पेशली लायबिलिटीज का पेमेंट तो आप एक साथ कर सकते हो, लेकिन एसेट्स एक साथ नहीं बिकती, आपको कई सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, और इट इज नॉट दैट सिंपल थिंग। तो मेरा ये कहना हो रहा है, ये अकाउंट एक बना लेने से हम सारी एसेट्स लायबिलिटीज का जो प्रॉफिट लॉस है वो हम एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं, और वहां से इकट्ठा करके जब सब एसेट्स बिक जाएंगी, सारी लायबिलिटीज का पेमेंट हो जाएगा, तो उसका जो नेट प्रॉफिट है एक अमाउंट, वो हम कैपिटल अकाउंट में दिखा देंगे। हर एसेट हर लायबिलिटी का प्रॉफिट लॉस अलग दिखाने की जरूरत नहीं, कैपिटल अकाउंट में वो एक अमाउंट चला जाएगा, हमारे लिए आसान है। एक बात, अब इससे हमें ये बात समझ में आ गई कि हमें एक ऐसा अकाउंट बनाने में हर हाल में फायदा है, तो हम उस अकाउंट को बनाएंगे। अब उसका नाम क्या रखना है उसकी बात, हम उसका नामकरण हम बाद में कर देंगे, अभी हम नाम उसको नहीं देते, छोड़ दो, नाम की चिंता मत कीजिए, वो बना लिया। अब हमने, हमारा डिसोल्यूशन पे 2 पर्पस होता है, डिसोल्यूशन पे 2 पर्पस होता है। एक, अकाउंट को क्लोज करना है, और उस अकाउंट को, उस एसेट या लायबिलिटी के अकाउंट को क्लोज करना है, और उस एसेट लायबिलिटी का हमें पेमेंट करना है। अब हम देखते हैं कि अगर हम कोई एक ऐसा अकाउंट बनाए जिससे हमारे दोनों काम और अच्छे से हो सकते हैं, वो हम देखते हैं वो कैसे होगा। हम चलते हैं दूसरी चीज, मैं अब आ रहा हूं वापस से यहाँ। अब मान लीजिए ये मैंने अभी आपको दिखाया था, अभी जो मैंने आपको बैलेंस शीट दिखाई है वही बैलेंस शीट है, सेम। ये बैलेंस शीट के अंदर ये सारे लेजर अकाउंट्स। अब मैं बता रहा हूं हम डिसोल्यूशन में एक्चुअल में करते क्या है। मैंने आपको बताया कि जो जो अभी तक हम करते आ रहे हैं उसके अंदर हमें प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, और हमें ये लगा कि हमें कोई एक बेटर तरीका निकालने की जरूरत है। जो अभी तक हम करते आ रहे हैं, अभी तक हम क्या करते आ रहे हैं, हर एसेट लायबिलिटी को हम अलग अलग बेचते हैं, हर एसेट लायबिलिटी को, हर एक एसेट लायबिलिटी का प्रॉफिट लॉस हम अलग से निकालते हैं। तो हमने देखा ये तरीका जो है ये उतना सही नहीं है। एक आध एसेट बेचनी हो तो चलो ठीक है, हमने उसका प्रॉफिट लॉस अलग से निकाल लिया। जब सारी एसेट्स बेचनी है, सारी लायबिलिटीज बेचनी है, तो जो अभी तक हमारा तरीका है एसेट लायबिलिटीज को सेटल करने का, वो तरीका डिसोल्यूशन के समय उतना करेक्ट नहीं बैठता। क्यों नहीं बैठता है? क्योंकि एक दो एसेट नहीं है, देयर आर नंबर ऑफ एसेट्स एंड देयर आर नंबर ऑफ लायबिलिटीज। तो वी नीड टू फाइंड आउट सम बेटर वे टू हैंडल दिस सिचुएशन। हमें कुछ बेटर तरीका चाहिए। तो वो बेटर तरीका अकाउंटेंट्स ने क्या निकाला, हम उसकी बात कर रहे हैं। नाउ आई एम शिफ्टिंग टू दैट जो हम डिसोल्यूशन में करते हैं। अब आपको ये वर्ड दिख रहा है ना डॉक्यूमेंट, मैंने इसको स्क्रीन में चेंज किया, हाँ ठीक है, आ रहा है।
अब मैंने आपको दिखा रहा हूँ, वही बैलेंस शीट ले रहा हूँ जो दिखाई थी, ये वही बैलेंस शीट है और ये लेजर अकाउंट्स है। ये सारे लेजर अकाउंट्स मैंने खोल रखे हैं और इनमें सब में बैलेंस लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर अच्छा मैंने यहाँ नहीं बनाया, एक सेकंड है ना, मैंने अकाउंट भी बनाया है। ओके ओके, चलिए मैं इसको यहाँ ले लेता हूँ, इट इज बेटर। ओके, चलिए यहाँ पे भी उसको नाम हम नॉमिनल अकाउंट देते हैं। अभी मैं नाम नहीं देता हूँ उसको, नाम पे उलझ जाएंगे तो नाम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, नाम तो कुछ भी दिया जा सकता है ना, हम लोग नाम के फकीर बन जाते हैं। नेम इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। जैसे शेक्सपियर कहते हैं व्हाट इज इन द नेम, कुछ लोग कहते हैं नहीं नाम में ही तो सब कुछ है, नाम नहीं तो क्या। शेक्सपियर का कहना है व्हाट इज इन द नेम। नॉमिनल अकाउंट है तो मुझे इसके लिए 4 कॉलम सफिशिएंट है, मुझे बहुत लंबा अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। पर्टिकुलर अमाउंट क्लोज कर देंगे इसको। इसका डेबिट साइड है, तो ये मैंने एक अकाउंट बना लिया। तो अकाउंटेंट से क्या रास्ता निकाला कि भाई एक काम करो ना, अपने को दोनों काम करने हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ बेचनी है एसेट, बेचनी है वो तो बेचनी है, एसेट बेचेंगे तो अकाउंट क्लोज हो जाएगा। बेचने के साथ साथ हमें क्लोज भी करते जाना है और बेचते भी जाना है, बहुत अच्छी बात। उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं कि जो भी एसेट बेचने वाली है, अच्छा एक बात और, एक छोटा सा पॉइंट और, बहुत अच्छा पॉइंट है, उसको समझिए। जैसे ये नॉमिनल अकाउंट बनाया मैंने, है ना, ये प्लान की बात की, एक बाकी चीजें मैं हटा देता हूं। मैं सिर्फ एक काम, अच्छा लॉस ले लेता हूं, चलिए पहले लॉस ले लेता हूं। ये स्टॉक के अंदर हमें 2800 का लॉस हुआ है, ये तो आपको दिख रहा है। इस लॉस का इफेक्ट क्या है इस नॉमिनल अकाउंट में? लॉस का इफेक्ट ये है कि इस नॉमिनल अकाउंट के अंदर जब मैंने ये लॉस लिखा है 2800 का, इसकी वजह से इस नॉमिनल अकाउंट का डेबिट साइड में 2800 रुपीज आ गया। ये बात समझ में आ गई आपको? और अगर यही चीज प्रॉफिट होता, जैसे अभी एक आइटम आपका प्रॉफिट का लिखा हुआ था, ओके, यहाँ पे जैसे मेरे पास गेन लिखा हुआ था, गेन ऑन प्लान। मैं नॉमिनल अकाउंट में जब गेन ऑन प्लान क्रेडिट साइड में लिखता हूं तो इसका इफेक्ट क्या है? इसका इफेक्ट ये है कि इस अकाउंट के क्रेडिट में 5000 रुपए आ गए। तो आपको मैं चीज जो बात कहना चाह रहा हूं, मैं बात सिर्फ इतनी कहना चाह रहा हूं, जब हम किसी नॉमिनल अकाउंट में लॉस लिखते हैं डेबिट साइड, तो डेबिट साइड बढ़ जाती है, और जब हम गेन लिखते हैं तो क्रेडिट साइड बढ़ जाती है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना, हमारे लिए बस ये इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने इसमें 300 रुपए का लॉस लगाया था, तो कैसे आया था कि डेबिट साइड में मैंने 7800 लिखा था, क्रेडिट साइड में 7500 लिखा था, ठीक है। बस हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये कि 300 रुपए का लॉस सही आ जाए। अब वो ये मैं 17,500 कर दूं या 17,800, इससे फर्क क्या पड़ता है? मैं यहाँ पे 57,300 लिख दूं और यहाँ पे मैं 57,000 लिख दूं, तो अभी मेरा लॉस 300 का। अल्टीमेटली तो लॉस इंपॉर्टेंट है जो कैपिटल अकाउंट में जाएगा, बाकी कितना अमाउंट लिखा जा रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आप अकाउंट में ध्यान रखिए, अकाउंट इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है। हमारे लिए बाकी डिटेल्स इंपॉर्टेंट नहीं है, नेट बैलेंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो 300 का लॉस अकाउंट में आना चाहिए। हम मैं उसकी एंट्री कैसे भी करूं, वो मेरी छूट है, अकाउंट्स मुझे उसकी छूट देता है, ठीक है। एंट्री में कुछ भी करूं, मेरे पास 300 का लॉस आना चाहिए। तो एक चीज मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब हम किसी नॉमिनल अकाउंट में लॉस लिखते हैं या एक्सपेंस लिखते हैं तो डेबिट साइड बढ़ जाती है, और जब हम गेन लिखते हैं या प्रॉफिट लिखते हैं या कुछ भी लिखते हैं, इनकम लिखते हैं, तो हमारा क्रेडिट साइड बढ़ जाता है। तो ये नॉमिनल अकाउंट में चीज होती है। तो अपने को ये चीज, अब मैंने एक सपोज मान लीजिए एक अकाउंट मैंने ऐसा बनाया, मैं गेन की बात कर रहा हूँ, इसी गेन की बात करेंगे अपन, है ना। ये गेन किस प्लान एंट्री से आया था, पहले वो एंट्री भी देख लेते हैं, फिर आपको जल्दी समझ आएगा। वो एंट्री थी मेरी
कैश अकाउंट डेबिट टू प्लान टू गेन, ये एंट्री थी। नहीं, ये, हाँ ये वाली एंट्री थी जिसकी वजह से वो गेन आया था। इस एंट्री में हो क्या रहा, इस एंट्री में कैश डेबिट हो रहा है 60,000 से, तो कैश के अंदर तो 60 आना चाहिए। प्लांट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 55 से, तो प्लांट अकाउंट क्रेडिट 55 से ही होना चाहिए, क्योंकि प्लांट अकाउंट के अंदर 55,000 का बैलेंस है। अभी हमने देखा प्लांट अकाउंट के अंदर 55,000 का बैलेंस है, ये प्लांट अकाउंट है, इसमें 55,000 का बैलेंस है, तो मुझे इसको क्लोज करना है, तो मुझे 55 से क्रेडिट करना पड़ेगा। और गेन 5,000 का आना चाहिए। ये 3 कंडीशन। अब मैं कैसे भी गेन लेकर आऊं वो मेरी इच्छा, मैं 5,000 का गेन लाना है मेरे को, 55,000 का मुझे प्लांट अकाउंट बंद करना है और 60,000 मेरे कैश में आना चाहिए, बस इतनी सी कंडीशन है। तो इसको करने के लिए मैंने एक अकाउंट बनाया जिसको मैंने यहाँ नाम लिख के दिया है। चलो ठीक है, मैंने यहाँ नाम लिख दिया उसका, मैं नाम अभी नहीं लिखना चाहता था। मैं एक काम करता हूँ, तो चलो ठीक है, इस अकाउंट को नाम जो मैं बनाने जा रहा हूँ इसको अकाउंटेंट्स ने रियलाइजेशन अकाउंट नाम दे दिया है। इसमें वो क्या करते हैं, इसके अंदर कहते हैं एक काम करो, आप डेबिट साइड में पहले प्लांट को ट्रांसफर कर देते हैं साहब, प्लांट को ट्रांसफर डेबिट साइड। मैंने डेबिट साइड में प्लांट को ट्रांसफर कर दिया। कितना ट्रांसफर किया? 55,000। प्लांट को मैंने 55,000 को डेबिट साइड में ट्रांसफर कर दिया। इसके अंदर किसी को कोई डाउट है? मैंने ट्रांसफर करके कितना बेचा? मैं प्लांट को कितने बेचा था? 60,000। तो मैं यहाँ पे बाय कैश लिख देता हूँ 60,000। अब आप कोई मुझे बताए कि ये दो एंट्री करने से रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर क्या इफेक्ट आया? क्या इफेक्ट आया रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर? सर 5,000 से कम हो गई। नहीं, 5,000 से बढ़ गई कि कम हो गई? कम कहाँ हो गई, बढ़ गई। कौन सी साइड बढ़ गई? क्रेडिट साइड बढ़ गई। हाँ। प्रॉफिट है 5,000। 5,000 का प्रॉफिट दिखा। ये रियलाइजेशन अकाउंट 5,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, ये बताइए मेरे को। दिखा रहा है। दिखा रहा है ना? हाँ सर दिखा रहा है। दिखा रहा है। और मैंने ये जो अकाउंट बनाया था यहाँ पे मैं 5,000 का प्रॉफिट, ये अकाउंट 5,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा? हाँ यस सर। सर। तो अगर मैं इस अकाउंट से, जिसको मैंने नाम नहीं दिया, इसको बेनाम रखा है, इस नॉमिनल अकाउंट नाम दिया, इस अकाउंट से अगर मैं पार्टनर्स के अंदर ट्रांसफर करूंगा तो मैं 5,000 ही रुपए प्रॉफिट ट्रांसफर करूंगा। बात समझ में आई? यस सर। और मैं इस अकाउंट से कितना ट्रांसफर करूंगा पार्टनर्स में? 5,000 ट्रांसफर करूंगा कि ज्यादा ट्रांसफर करूंगा? सर 5,000 ही। 5,000। इस अकाउंट के 5,000। 5,000। इस अकाउंट के अंदर मैं एंट्री क्या करूंगा? नॉमिनल अकाउंट को डेबिट करते हुए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करूंगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को 5,000 से क्रेडिट। यहाँ क्या मेरी एंट्री क्या बनी? नॉमिनल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 5,000 से। और ये जो अकाउंट है रियलाइजेशन अकाउंट, इसके अंदर भी मेरी एंट्री यही हो रही है। तो भाई मेरे इस अकाउंट को बनाने की बजाय हमको ये अकाउंट ज्यादा कन्वीनियंट है, रियलाइजेशन अकाउंट। मैंने क्या किया इस रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर? जो भी एसेट बेचने वाली थी उन सबको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो जब मैं ट्रांसफर करता हूं तो मैं क्या एंट्री करता हूं, मैं भी बताऊंगा उस एंट्री। और जब बेचता जाता हूं तो मैं कैश अकाउंट डेबिट की एंट्री करता जाता हूं, और ये अकाउंट अपने आप प्रॉफिट दिखा देता है। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे डिसोल्यूशन के क्वेश्चन में गलती करते हैं वो यही है, मुझे रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर प्रॉफिट और लॉस अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है। रियलाइजेशन अकाउंट का जो डिफरेंस है वो अपने आप मुझे प्रॉफिट और लॉस दे देता है। इसी पॉइंट को मैं और ज्यादा डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूं। मतलब मैंने समरी है सब लेजर की। क्या कह रहे हो कुणाल? सर समरी बोल सकते हैं सब लेजर की। कह सकते हो। इसके अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं, सारी एसेट्स लायबिलिटीज जिनको हमें रियलाइज करना है वो सब हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देते हैं और उनका पेमेंट करते जाते हैं, पेमेंट लेते जाते हैं। एसेट्स का पेमेंट लेते जाएंगे, लायबिलिटीज का पेमेंट। और इस अकाउंट के अंदर एसेट बेचने का और एसेट को पेमेंट करने, लायबिलिटी का पेमेंट करने का, एसेट बेचने का प्रॉफिट लॉस अपने आप आ जाएगा। रियलाइजेशन में प्रॉफिट नहीं लिखा जाता अलग से।
किनका नहीं लिखा जाता? जो एसेट्स लायबिलिटीज हमने इसमें ट्रांसफर कर दी है। इस चीज को मैं थोड़ा सा और आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इस पॉइंट को आप बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। इस पॉइंट को आप समझ गए तो आपका डिसोल्यूशन बहुत अच्छे से शानदार हो जाएगा। इस पॉइंट को समझिए। मैं आ रहा हूं इससे, मैं वापस आ रहा हूँ इस, ये मेरे अकाउंट से। अब देखिए कैसे होता है। मेरे पास कैश बैंक को तो बेचने की जरूरत ही नहीं होती, वो तो कैश बैंक ऑलरेडी है, स्टॉक है। अब मुझे इस स्टॉक को अब मैं फर्म डिसॉल्व कर रहा हूं। मैं क्या करूंगा, एंट्री करूंगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट। मैं इस एंट्री करके ये 54,000 का रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर स्टॉक को ट्रांसफर कर दूंगा। तो जब मैं ऐसा कर दूंगा तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट के अंदर, मैं फिर से आ रहा हूँ, रियलाइजेशन के डेबिट के, इसको मैंने नाम दे दिया रियलाइजेशन अकाउंट। अकाउंटेंट ने इसको नाम दिया रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट के अंदर आ जाएगा टू स्टॉक 54,800। ये आ गया। इसकी जनरल एंट्री क्या की मैंने, इसकी जनरल एंट्री मैंने की रियलाइजेशन। जनरल एंट्री भी समझिएगा भाई साहब, ये डिसोल्यूशन के क्वेश्चन में जनरल एंट्री पूछते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 54,800 स्टॉक 54,800। इस एंट्री की इफेक्ट क्या हुआ, इस एंट्री का इफेक्ट ये हुआ, रियलाइजेशन टू स्टॉक की एंट्री का इफेक्ट क्या हुआ, मेरा स्टॉक अकाउंट बंद हो गया। आपने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था कि सर रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करने से स्टॉक बंद कैसे हो जाता है? ऐसे बंद हो जाता है। ये स्टॉक अकाउंट के अंदर कोई बैलेंस बचा है क्या, ये बताइए मेरे को। नो सर। हाँ नहीं, अकाउंट बंद हो गया। मैंने स्टॉक अकाउंट को रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया। हेलो, हाँ जी, हाँ दीप्ति बोलो। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी 9:30 के आसपास मेरी 12th की क्लास खत्म हो जाएगी, फिर मैं आप लोगों की क्लास ले सकता हूँ। 9:30 के आसपास खत्म होगी, जैसे खत्म होगी मैं इन्फॉर्म करूंगा। 5-10 मिनट इधर उधर हो सकता है, ठीक है। ठीक है, ये मेरा स्टॉक अकाउंट क्लोज। आ रहा है कि तुम्हारा एक क्वेश्चन था रियलाइजेशन में ट्रांसफर करने से स्टॉक अकाउंट कैसे बंद होता है, ये बात समझ में आई आपको? यस सर। तो जब हम कोई भी एसेट को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते जाते हैं, अकाउंट हमारे बंद होते जाते हैं। मैंने और हमारे ट्रांसफर करने की एंट्री क्या बनी, ये पॉइंट बहुत ध्यान देने वाला है। इस पॉइंट का भी मैं बताता हूँ, इसमें गलती कहाँ होती है बच्चों से, और इस पॉइंट को समझिए आप। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, स्टॉक अकाउंट इज क्लोज्ड और रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में स्टॉक चला गया। और अब मैंने इस स्टॉक को कितने में बेचा, मैंने इस स्टॉक को बेचा था 52,000 में। तो मैं यहाँ पे क्रेडिट में एंट्री कर रहा हूँ बाय कैश 52,000। मेरी एंट्री क्या बनी, मेरी एंट्री बनी कैश अकाउंट डेबिट 52,000। अच्छा अब बताइए, मैंने स्टॉक बेचा है 52,000 में, तो क्या, और मैंने स्टॉक को रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया है, तो क्या मैं बेचने की एंट्री में कैश अकाउंट डेबिट टू स्टॉक कर सकता हूं? नो सर। नो सर। यश मैं एंट्री कर सकता हूं? तनिष्का मैं एंट्री, आप लोग बोलते क्यों नहीं यार, कहीं तो कोई जवाब आए नो किसी सर। चीज का। क्यों नहीं कर सकता यश एंट्री में? स्टॉक तो ऑलरेडी हटा चुके हैं। क्या यश मैं स्टॉक कैश अकाउंट डेबिट टू स्टॉक एंट्री क्यों नहीं कर सकता? सर कैश तो पहले ही बढ़ गए ना ऊपर। यश मैं कैश अकाउंट डेबिट टू स्टॉक एंट्री क्यों नहीं कर सकता? सर क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट अपन पहले ही कर चुके हैं ना। बिकॉज हम स्टॉक अकाउंट को पहले क्लोज कर चुके हैं। स्टॉक अकाउंट के अंदर कुछ बैलेंस है क्या, स्टॉक अकाउंट में बैलेंस है क्या? स्टॉक अकाउंट को मैंने रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर करने के बाद बेच रहा हूं कि ट्रांसफर करने से पहले बेच रहा हूं?
यार तुम लोग पता नहीं क्या करके बैठते हो क्लास में। मैंने एंट्री क्या की, रियलाइजेशन टू स्टॉक करने के बाद एंट्री कर रहा हूँ कि कैश बेचने की एंट्री पहले कर रहा हूँ, ट्रांसफर करने से पहले या बाद में कर रहा हूँ? सर बाद रियलाइजेशन में। बाद में कर रहा हूँ कि पहले कर रहा हूँ? यश सर कौन सी एंट्री की बात कर रहे हो? अरे यार, अपन रियलाइजेशन टू स्टॉक एंट्री का मतलब क्या हुआ यश? रियलाइजेशन टू स्टॉक एंट्री का मतलब क्या हुआ? ये एंट्री क्यों की है मैंने? स्टॉक स्टॉक बेचती है। ये रियलाइजेशन टू स्टॉक बेचने की एंट्री की ट्रांसफर करने की एंट्री? सॉरी सर, ट्रांसफर। इस एंट्री करने से क्या हो रहा है? रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर स्टॉक ट्रांसफर हो गया कि नहीं हो गया? यस तो बेच yes, क्या क्या स्टॉक इसके अंदर? यस सर। क्या मैंने रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक एंट्री की है, तो ये बेचने की एंट्री है कि ट्रांसफर करने की एंट्री? ट्रांसफर। खत्म हो गई ना बात। और अब बेचने की एंट्री उसके नीचे लिखी है कि उसके ऊपर लिखी है? ट्रांसफर करने के ऊपर लिखी है? सर ऊपर ही लिखे ना। कैश अकाउंट बेचने की एंट्री कैश सर वाली नीचे है? नीचे 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 यार इतनी बात नहीं समझ में आ रही तुमको यार। बेचने की एंट्री क्या है मेरी? कैश अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। ये एंट्री मैंने बाद में की है ना? यस सर। तो अब मैं बताऊं, जब मैंने पहले ही स्टॉक को रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया तो मेरे पास स्टॉक अकाउंट बचा है कि स्टॉक अकाउंट बंद हो गया? जब मैंने स्टॉक को रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया तो स्टॉक अकाउंट बचा है मेरे पास कि स्टॉक अकाउंट बंद हो गया? सर बंद हो गया होगा ना। हाँ बंद हो गया होगा ना, हो ही गया ना बंद। बंद हो क्या गया? अब यहाँ स्टॉक बंद हो अकाउंट गया। ये मैंने रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया, इससे स्टॉक अकाउंट को क्लोज हो गया ना मेरा। ये तनिष्का, ये स्टॉक अकाउंट बंद हो गया है कि अभी भी ट्रांसफर होने के बाद बचा हुआ है मेरी बुक्स के अंदर? सर बंद हो गया है। स्वस्ति अकाउंट अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है कि क्लोज हो गया ट्रांसफर करने के बाद में? अच्छा, शी इज नॉट देयर। दिशा, इज इट क्लियर टू यू कि मैंने स्टॉक अकाउंट को ट्रांसफर कर दिया रियलाइजेशन अकाउंट में? मेरा स्टॉक अकाउंट पहले ही बंद हो चुका है बेचने से पहले। इज दैट ओके विथ यू? यस सर। तो ये स्टॉक मैंने ट्रांसफर कर दिया है। सार्थक की बात समझ में आ गई? सार्थक भावे? यस सर। तो स्टॉक अकाउंट को मैंने जब रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया तो स्टॉक अकाउंट मेरा क्लोज हो चुका है, लेकिन स्टॉक तो खत्म नहीं हो गया ना। स्टॉक तो बिजनेस में है, स्टॉक एंट्री हुई है अभी। तो एंट्री में क्या क्या? स्टॉक अकाउंट को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करने से मेरा स्टॉक अकाउंट बंद हो गया, और जब मैं रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया तो मैंने एंट्री क्या की? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट तो बंद हो गया। लेकिन स्टॉक तो बिजनेस में उड़ जाएगा क्या? स्टॉक तो रहेगा ना, पानी में बहा गया ना उड़ गया, हवा में स्टॉक तो है। अब जब स्टॉक को बेच रहा हूं तो मैं स्टॉक अकाउंट को तो है ही नहीं बुक्स के अंदर स्टॉक अकाउंट, तो स्टॉक को क्रेडिट नहीं कर सकता। मेरी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ये एंट्री सबसे, और ये एंट्री कितने से बनेगी? 52,000 से बनेगी। मैंने अगर क्वेश्चन, आप देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे, स्टॉक, समझे इस चीज को थोड़ा सा। स्टॉक ऑफ रुपीज 54,800 सोल्ड आउट फॉर रुपीज 52,000। तो ये भैया सर तो 2800 का लॉस। हाँ वही तो समझा रहा हूँ तेरे, अभी मैंने वही समझाया। रुक जा अभी 2 मिनट, वो लॉस अपने आप आ जाएगा इसके अंदर। तो ये मैंने 54,800 स्टॉक को ट्रांसफर कर दिया रियलाइजेशन अकाउंट में, लेकिन मैं बेचने की एंट्री करूंगा कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 52,000 से। लॉस की एंट्री अलग से नहीं होगी। अब ये बताइए, नीचे रियलाइजेशन अकाउंट स्क्रीन में दिख रहा है, इसके अंदर डेबिट साइड में लॉस आ गया कि नहीं आ गया? ये बताओ सार्थक। आ गया सर। बस यही तो कहिए अपने को, और क्या चाहिए अपने? तुमको इससे तो मतलब है ना कि डेबिट साइड में लॉस आ जाए 2,800 का रियलाइजेशन में, आ गया, उसको अलग से एंट्री करने की जरूरत नहीं है अपने। तो इसकी जनरल एंट्री तो ये बनेगी ना कि कैश अकाउंट डेबिट टू लॉस अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट लॉस अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। जनरल एंट्री मतलब नहीं बनेगी। मैं फिर वही बात हो गई, फिर वो बात नहीं समझा। इसका मतलब मैं जो चीज समझाने की कोशिश कर रहा था वो नहीं समझ। मैंने ये कहा था, मुझे यहाँ पे ये नॉमिनल अकाउंट है, कोई भी ये नहीं है। हाँ ये नॉमिनल अकाउंट है, मुझे यहाँ पे 2,800 का लॉस चाहिए मान।
मैं यहाँ पे टू प्लांट लिख देता हूँ। ये लॉस हुआ, ठीक है, ये लॉस हुआ, ये बात समझ आ गई। ये लॉस दिखा रहा है ये अकाउंट 2800 का प्लांट में, ये बात क्लियर है Yes, sir. सबको। अगर मैं यहाँ पे ऐसा कुछ लिख दूं, तो क्या ये अकाउंट लॉस नहीं दिखा रहा है 2800 का डेबिट के अंदर? और मैं ये काट देता हूँ, ये काट देता हूँ, ये काट देता हूँ। अब भी क्या ये लॉस नहीं दिखा रहा है 2800 का डेबिट के अंदर? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। So, अभी भी दिखाएगा। तो मैं अब ये वाला तरीका अपनाना हम ज्यादा पसंद करते हैं डिसोल्यूशन में। इस लॉस को दिखाने के मेरे पास दो तरीके हैं। मैं यहाँ पे या तो टू लॉस दिखा दूं 2800, और या फिर मैं इस अकाउंट को इन दोनों तरह के अकाउंट का इफेक्ट सेम है। यस सर, अगर नहीं, मैं तो ये पूछा था, अगर सपोज क्वेश्चन में आ गया कि जर्नल एंट्री नहीं, दिखानी आप उसको उसके बाद बोलो, ये दोनों का इफेक्ट सेम है कि नहीं है? हाँ सर, ये तो आ गया। अरे ये आ गया तो इसका मतलब मैंने यहाँ पे लॉस अलग से मैं क्यों दिखाऊं? ये सर तो अकाउंट दूसरे वाले में बैलेंसिंग फिगर हम एक सेकंड, एक एक करके मैं ये मैं पॉइंट तो बस वो पूछा था कि नहीं, ये पॉइंट में क्लियर करके ओके आ रहा हूँ। मैंने यहाँ पे ऊपर वाले केस में मैंने एंट्री क्या की, कैश अकाउंट डेबिट 52,000, लॉस अकाउंट डेबिट 2,800, टू प्लांट 54,800। सेकेंड वाले केस में मैंने एंट्री की रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट 54,800, फिर दूसरी एंट्री की कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 52,000। इसके अंदर मुझे लॉस अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है, ये अकाउंट अपने आप डिफरेंस क्रिएट करके लॉस दिखा दे रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ। अब बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, ओके सर, अब क्लियर हो गया। सार्थक बोलो क्या कह रहे हैं? सर तो दूसरे वाले में बैलेंसिंग फिगर क्या पार्टनर्स कैपिटल लेंगे? ऊपर वाले में आप क्या करेंगे बैलेंसिंग फिगर का? पार्टनर्स कैपिटल। वही अभी भी कर रहे हैं, उसमें तो कोई डिफरेंस ही नहीं। नॉमिनल अकाउंट है, बैलेंसिंग फिगर तो पार्टनर्स कैपिटल में ही जाएगा, ऊपर वाले में भी जाएगा, नीचे वाले में भी जा रहा है। हमको नीचे वाला कन्वीनियंट ज्यादा लग रहा है, हमने कहा ये करो। बेसिक डिफरेंस दोनों में कुछ भी नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूं। कन्वीनियंस हम देख रहे हैं अपनी, और बेसिक दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब हम एसेट को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, उस केस के अंदर हमें प्रॉफिट लॉस अलग से रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। रियलाइजेशन जो भी अकाउंट है वो, उसको हमने रियलाइजेशन अकाउंट नाम दिया है, वो अपने आप प्रॉफिट लॉस शो कर देता है, हमें उसको अलग से दिखाने की जरूरत ही नहीं है। इस पॉइंट को आप दिमाग में बैठा लीजिए। डिसोल्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिसोल्यूशन का। बोलिए किसी कुणाल, तुम्हारी आवाज वेव कर रही है, एक बार फिर से बोलो क्या कह रहे हैं? नहीं सर, क्लियर है। Any other point, any other question, any other doubt in this case? लेकिन यहाँ पे एक पॉइंटर है, एक पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसा तभी होगा, तब ही होगा, ओनली एंड ओनली व्हेन, जब आपने उस एसेट को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। अगर मैं यहाँ पर ये 54,800 की एंट्री नहीं करूं, तो ये अगर मैं यहाँ पे ये ट्रांसफर ही नहीं करूं, तो मुझे ये वाला ये फर्स्ट अप्रोच है, ये सेकंड अप्रोच। मुझे सेकंड अप्रोच तभी चलेगा जब उस एसेट लायबिलिटी को मैंने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। जैसे मैंने प्लान को ट्रांसफर कर दिया, फिर बेच रहा हूँ, ट्रांसफर करने के बाद बेच रहा हूँ, पहले ट्रांसफर किया फिर बेच रहा हूँ, ये ट्रांसफर की एंट्री है।
और फिर ये सेल की एंट्री। लेकिन बिना ट्रांसफर किए अगर मैं सेल करता हूं तो मुझे ये वाला अप्रोच फॉलो करना पड़ेगा, अगर मैंने ट्रांसफर नहीं किया। सर अगर बिना किए अगर बेचेंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में भी नहीं आएगा। नहीं देखा, अब तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का काम ही नहीं है, फर्म बंद हो रही है, रिवैल्यूएशन का काम नहीं है। मैंने आपसे क्या कहा, 2 मिनट मैं फिर से आ रहा हूं उस पॉइंट। मैं आपसे जो बात कह रहा हूं वो बात मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हमारे पास बेचने के 2 एंट्री करने के 2 तरीके, एसेट को बेचने के 2 तरीके। एक तरीका यह है कि मैं एंट्री कर दूं कैश अकाउंट डेबिट 52,000, लॉस अकाउंट डेबिट 2,800 टू प्लांट 54,800। एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट, ट्रांसफर करूं पहले मैं और फिर मैं एंट्री करूं कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अब मैं प्लान को क्रेडिट नहीं कर सकता 52,000 से, इसके अंदर मुझे लॉस प्रॉफिट अलग से दिखाने की जरूरत नहीं। तो मेरे पास ये 2 मेथड्स हैं एसेट को सेल को रिकॉर्ड करने के, ये 2 मेथड्स। अगर मैं ट्रांसफर करता हूं फिर बेचता हूं तो मुझे प्रॉफिट लॉस अलग से शो करने की जरूरत नहीं है। मैं ट्रांसफर नहीं करता हूं, ट्रांसफर नॉट, और फिर सेल करता हूं तो मुझे प्रॉफिट लॉस अलग से शो करने की जरूरत है। ये डिफरेंस दोनों में समझ में आना बहुत ही जरूरी है। यहां पे इस पे कोई पॉइंट हो तो पूछिए मेरे से। सेकेंड अप्रोच के अंदर, ये जो मेरा अप्रोच है, इस अप्रोच के अंदर, ये वाला फर्स्ट अप्रोच के अंदर मैंने ट्रांसफर नहीं किया, मैं डायरेक्ट प्लांट को बेच रहा हूं, बिना ट्रांसफर किए बेच रहा हूं, तो मुझे प्रॉफिट लॉस लिखना पड़ेगा अलग से। यहां मैंने ट्रांसफर कर दिया रियलाइजेशन अकाउंट में, क्लोज कर दिया, प्लांट अकाउंट ही नहीं है, अब बेच रहा हूं। तो जब अब बेच रहा हूं तो यहाँ पे 2 बातें खास रखने वाली। प्लांट को ट्रांसफर करने के बाद जब सेल करेंगे तो प्लांट अकाउंट को क्रेडिट नहीं करना, जिस अकाउंट में ट्रांसफर किया उसको क्रेडिट करना है। और दूसरा पॉइंट क्या है, प्रॉफिट लॉस को हमें अलग से शो करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप वो अकाउंट शो कर देगा। ये पॉइंट समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे इन दोनों अप्रोच का जो बेसिक डिफरेंस है वो समझिएगा, क्योंकि कुछ एंट्रीज ऐसी आएंगी जो हम ट्रांसफर नहीं करेंगे। तो जब हम ट्रांसफर नहीं करते हैं तो प्रॉफिट और लॉस इज शोन सेपरेटली। एक, एंड ऑन सेल ऑफ एसेट, लायबिलिटी में भी आएगा ये कॉन्सेप्ट, लेकिन अभी मैं एसेट की बात कर रहा हूं तो एसेट अकाउंट इज क्रिएटेड। दूसरे अप्रोच में क्या हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस इज नॉट शोन सेपरेटली। नंबर 1। नंबर 2, on sale of asset, asset account is not credited. एसेट अकाउंट को हम क्रेडिट नहीं करते हैं। ये बात आपको एकदम से समझ में आनी चाहिए। इस पॉइंट पर नहीं आ रही है तो आप पूछिए मेरे से। यहाँ पे कोई डाउट हो तो पूछिए मेरे से इस पॉइंट पे। ये क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। तो अभी जो मैं कर रहा था आपके साथ में, ये यहां पर मैंने स्टॉक को ट्रांसफर कर दिया और अब बेच रहा हूं, तो मुझे उस लॉस को अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है। रियलाइजेशन अकाउंट वो लॉस अपने आप दिखा रहा है। 2,800 से हम लॉस डेबिट हो रहा है, रियलाइजेशन तो अपने आप ये कैपिटल में 2,800 ही लॉस था ना, वो हो गया अपने आप।
हम क्या करते हैं, इस ढंग से सारी एसेट्स लायबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देते हैं। हम सारी एसेट्स लायबिलिटीज को ट्रांसफर कर देते हैं और फिर हम उसको बेचते जाते हैं और पेमेंट करते जाते हैं। अब आपको समझा रहा हूं, ये दिस इज हाउ वी डू इन डिसोल्यूशन। और डिसोल्यूशन में मैं कहता है, मैं अब आपको ये पूरा डिसोल्यूशन का प्रोसेस समझा रहा हूं, अब आप उसको ध्यान दीजिए। हाउ मच टाइम कैन आई टेक, इतना पॉइंट समझ में आ गया तो हमारा आधा किला तो हमने जीत लिया। अब ये मुझे पूरा क्वेश्चन करने में कम से कम इट विल टेक हाफ एन आवर मोर। ये पूरा क्वेश्चन अभी हम समझा सकता हूँ कि कैसे कैसे एक एक स्टेप करके एक एक अकाउंट को क्लोज करते हैं। आर यू कंफर्टेबल विद दैट और शुड आई क्लोज इट? और या अब इतना हो गया है तो इसको या तो मैं रिकॉर्ड कर दूंगा, एक वीडियो बना के आपको भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा और फिर हम अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। और या आप कहें तो मैं इसको पूरे को सॉल्व कर सकता हूँ। आप बताइए, मुझे आधा घंटा तो लगेगा कम से कम इसको करने। टेल मी हाउ आर यू कंफर्टेबल विद? जिसको यस है वो यस बोल दे, जिसको नो है नो बोल दे। यार आप लोग बोलिए भाई प्लीज, फिर देख लेंगे जो भी होगा। फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेना चाहिए बिजनेस स्टडीज में। सबने बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर पढ़ लिया होगा, है ना? आप जो जवाब दे देता है उसकी बात हो जाती है, तो आपको ये मौका देखना चाहिए ना। मेरा एक खुल क्यों नहीं रहा है? सर फिर मंडे को कंटिन्यू कर ले या संडे को, जैसा आपको। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब संडे को भी कर सकते हैं अगर मतलब थोड़ा सा मौसम सही हुआ तो, क्योंकि अभी भी लाइक ही। ठीक है, फाइन, ठीक है ठीक है, फाइन। सो आरके, आई जस्ट सॉ अ मैसेज, सो आई जस्ट डी, टुडे इज फ्राइडे। तो अब इसको डिसोल्यूशन हम कैसे आगे को प्रोसेस करेंगे, इस चीज को हम संडे को कर लेंगे। ये मैं समझा नहीं बेटा। सर रिकॉर्ड करके भेज दो। ओके सर, कैन यू रिकॉर्ड नेक्स्ट पार्ट? ओके, मैं समझा नहीं बेटा, नेक्स्ट पार्ट कौन सा हार्दिक? नेक्स्ट का मतलब जो आप बोल रहे थे क्वेश्चन कंटिन्यू करने का वो। अच्छा वो तुम लोगों ने अभी मैसेज चैट में डाला क्या? मैं समझा पहले का आया। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं रिकॉर्ड भी कर दूंगा, मैं कोशिश करूंगा। और मैं कोशिश करूंगा अगर हम संडे को कर लेंगे, क्योंकि देखिए ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट था जो अभी मैंने समझाया। ये समझ में आने के बाद फिर आपके डिसोल्यूशन की जर्नी बहुत आसान हो जाएगी। फिर डिसोल्यूशन में आपके पास कुछ ऐसी दिक्कत नहीं रहेगी। समझ गया? अब आप 2 4 5 क्वेश्चन कर लोगे तो एकदम समझ आ जाएगा डिसोल्यूशन क्या है। आपको बस बेसिकली ये चीज ध्यान रखनी है कि डिसोल्यूशन के अंदर हमारे को कोई भी एसेट हम बेच रहे हैं तो हमारे पास 2 तरीके हैं उसके। देयर आर 2 वेज। एक तरीका जो मैंने आपको बताया था कि हम उसके अंदर जो है, हम उस एसेट को जब बेचें तो हमारे पास एक तरीका है कैश अकाउंट डेबिट और एसेट को क्रेडिट कर दें और लॉस को अलग से लिख लें। दूसरा तरीका है कि जब हम प्लांट को बेचें एसेट को, तो एसेट को हम एक अलग अकाउंट में ट्रांसफर कर दें और जब बेचेंगे तो हम उस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे जो अकाउंट में हमने ट्रांसफर किया। हम उसका प्रॉफिट लॉस अलग से नहीं लिखेंगे। इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए मैं इसी पॉइंट को खत्म करता हूं, फिर हम आज की क्लास खत्म करेंगे। अगर लायबिलिटी होगा तो हम क्या करते हैं, लायबिलिटी के केस में हम क्या करते हैं, ये एसेट बताया मैंने। लायबिलिटी में क्या करेंगे, मान लीजिए मेरे पास ट्रेड क्रेडिटर्स, अभी मैंने एग्जांपल लिया था, मैं वही एग्जांपल ले लेता हूँ। ट्रेड क्रेडिटर्स में मैंने आपको एक एंट्री दिखाई थी ट्रेड क्रेडिटर्स की। ये ट्रेड क्रेडिटर्स 20,000 के थे, हमने 18,500 पे किया था, 1,500 का डिस्काउंट था। ठीक है, तो ट्रेड क्रेडिटर्स के केस में हम क्या कर सकते हैं, दो तरीके यहाँ पे हमारे पास। ट्रेड क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 20,000 टू कैश 18,500 टू डिस्काउंट रिसीव्ड 15। एक तो तरीका ये, इसके अंदर ये डिस्काउंट रिसीव्ड बोले इसको या गेन बोले, कुछ भी बोले, है तो अल्टीमेटली प्रॉफिट, आप कुछ भी बोलो। और ये सारे अकाउंट अब बंद होने हैं तो इसमें कोई खास बात नहीं, तो हम उसको अलग से शो कर रहे हैं। एक तरीका। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, ट्रेड क्रेडिटर्स अकाउंट को क्लोज करने के लिए डेबिट तो करना पड़ेगा, तो ट्रेड क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में उसको ट्रांसफर कर दो। कितना? पूरा। पूरा मतलब जितने में वो बैलेंस शीट में आ रहा है पूरा ट्रांसफर कर दिया। अब ट्रांसफर करेंगे, जब हम पेमेंट करेंगे तो हम ट्रेड क्रेडिटर्स को डेबिट नहीं कर सकते, ट्रेड क्रेडिटर्स अकाउंट क्लोज हो चुका है।
आपको डेबिट करना पड़ेगा रियलाइजेशन अकाउंट, और उस रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में मैं टू कैश करके लिखूंगा 18,500 क्रेडिट करूंगा। अब आप देखिए यहां पर गेन आ रहा है 1500 का। अगर मैं यहां पे कोई भी अकाउंट बनाऊं, नॉमिनल अकाउंट, उस नॉमिनल अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड में, एक सेकंड, इस नॉमिनल अकाउंट के क्रेडिट में 1500 आएगा, ये प्रॉफिट 1500 इधर आएगा। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर भी अगर मैं कोई नॉमिनल अकाउंट बनाता हूं तो ये अकाउंट क्रेडिट हुआ, ये रियलाइजेशन अकाउंट ही है, नॉमिनल अकाउंट, ये 20,000 से क्रेडिट हुआ और 18,500 से डेबिट। इसके अंदर भी 1500 रुपीज अपने आप क्रेडिट में ज्यादा आ गए। इस यहाँ पे जो सेकंड केस में नॉमिनल अकाउंट है, इसमें भी 1500 से क्रेडिट साइड ज्यादा है, इसमें भी 1500 से क्रेडिट साइड ज्यादा, तो हो गया ना काम हमारा। आपको क्यों चिंता करनी फालतू। इसको मैं रियलाइजेशन अकाउंट में कैसे दिखाऊंगा वो देखते हैं फिर आपको। ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, इसके अंदर मैं कैसे दिखाऊंगा। क्रेडिटर्स अकाउंट को मैं बताता हूँ आपको, ये क्रेडिटर्स है मेरे 20,000 के, तो मैंने यहाँ पे एक जनरल एंट्री करूंगा, क्रेडिटर्स को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना है, तो क्लोज करना है क्रेडिटर्स को, तो क्रेडिटर्स को डेबिट करना पड़ेगा। जब मैंने स्टॉक को ट्रांसफर किया था, स्टॉक को क्रेडिट किया था, क्रेडिटर्स अकाउंट कहाँ पे है मेरा, ये क्रेडिटर्स अकाउंट, इसका क्रेडिट बैलेंस होता है। और जब मुझे इस अकाउंट को बंद करना है तो मुझे ट्रांसफर करने के 20, इस अकाउंट को बंद करना है तो मैं क्या लिखूंगा, March 31 टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो 20। मेरी एंट्री क्या बनी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। क्रेडिटर्स अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, जब मैं रियलाइजेशन में ट्रांसफर करूंगा तो क्रेडिटर्स को डेबिट करूंगा, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो मेरी एंट्री क्या बनी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ये एंट्री करने से रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर मैं लिखूंगा क्रेडिटर्स ट्रांसफर्ड, लेकिन क्रेडिटर्स ट्रांसफर ही हुए ना, क्रेडिटर्स खत्म तो हुए नहीं। ये तो बुक में एंट्री हो रही है, बुक के अंदर क्रेडिटर्स का अकाउंट बंद हो गया, लेकिन जिनको देना है पैसा वो तो खड़े दरवाजे पे, पैसा दो हमारा, है ना। वो उनको पेमेंट थोड़ी मिल गया इस एंट्री करने से, हमारा ये एंट्री करने से पेमेंट नहीं मिला, ये हमने इसे अपने संतोष के लिए एंट्री की है। तो एंट्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो मैं यहाँ लिख दूंगा बाय क्रेडिटर्स, तो खड़े दरवाजे पे मांगने के लिए। अब जब मैं इनको पेमेंट करूंगा तो मैं क्रेडिटर्स टू कैश तो कर ही नहीं सकता, क्रेडिटर्स अकाउंट तो बंद हो गया, क्रेडिटर्स अकाउंट इज क्लोज्ड, आई डोंट हैव क्रेडिटर्स अकाउंट एनीमोर, मेरी बुक्स में क्रेडिटर्स अकाउंट है ही नहीं। एक सेकेंड, हाँ, तो अब मेरी जो एंट्री बनेगी, मेरी एंट्री इसकी बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, यस। तो जब मैं क्रेडिटर्स को पेमेंट करूंगा तो मैं एंट्री करूंगा रियलाइजेशन अकाउंट। अब मैं यहाँ पे वो अमाउंट से एंट्री करूंगा जो मैं पेमेंट में दूंगा, मैं यहाँ पर प्रॉफिट लॉस अलग से नहीं निकालूंगा। ये बात आपको समझाने के लिए ये सारा 2 घंटे से 3 घंटे से जुगत कर रहा हूँ। पहले मैंने वो सब बनाया आपके लिए और फिर अब मैं समझाने, ये आप समझ जाइए, बस इतनी सी कोशिश है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश 18,500। अब मैं इन दोनों एंट्री का इफेक्ट अगर देखूं यहाँ पर तो अपने आप मेरा क्रेडिट साइड में 1500 रुपए का प्रॉफिट आ गया। मैंने 1500 का प्रॉफिट कमाया क्रेडिटर्स को पेमेंट करने में, तो ये अपने आप 1500 क्रेडिट साइड ज्यादा आ गया, ये पार्टनर्स कैपिटल में चला जाएगा। मुझे प्रॉफिट अलग से नहीं दिखाना है, मुझे डिस्काउंट अलग से नहीं दिखाना है, मुझे लॉस अलग से नहीं दिखाना, लेकिन उसके लिए कंडीशन में फिर से रिपीट कर रहा हूं। आप बाद में बोलेंगे कि क्यों, कंडीशन ये है कि पहले उसको ट्रांसफर कर दिया होना चाहिए। ट्रांसफर कर दिया है स्टॉक,
ट्रांसफर कर दिया क्रेडिटर्स, तब ये बिना ट्रांसफर किए ये वाली एंट्री नहीं होगी, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर मैंने एसेट को लायबिलिटी को रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया है और जब बाद में हम एसेट को रियलाइज करेंगे या लायबिलिटीज का पेमेंट करेंगे तो हम नेट अमाउंट से करेंगे। यहाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फाइन। इसके डाउट नहीं तो आप कर सकते हैं। हाँ ठीक है, एडमिशन का डाउट तुम अभी पूछना चाहो अभी पूछ लो, अदरवाइज एनी अदर टाइम यू वांट आई कैन।